नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में हम लोग चर्चा करेंगे बजट 2023 के भारत सरकार के द्वारा कौन से ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जहां पर जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, हमारे पर्यावरण, जैव विविधता, इन सबको किस तरीके से भारत सरकार अपने बजट में प्राथमिकताएं दे रही है, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और वो कितनी ज्यादा जागरूक है। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी के लिए 5 फरवरी को सुबह 11 बजे एक वर्कशॉप आयोजित कराई जा रही है। यह आपको बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप में देखने को मिलेगी। इसका मेन उद्देश्य रहेगा कि किस तरीके से आप अपने पहले अटेम्प्ट में अपनी यूपीएससी सीएससी परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वर्कशॉप को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है, भारत ने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं पंचमित्रा के नाम से। पंचमित्रा में हमने जो अपने 5 टारगेट सेट कर रखे हैं उसमें से एक है नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट, जो हमें 2070 तक कंप्लीट करना है। अब इतना बड़ा जो टारगेट है हमारा, मैं इतना बड़ा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करोगे तो कोयले से जितना डेवलपमेंट इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो ऑलमोस्ट 70% है। तो इतने बड़े पोर्शन को आप किस तरीके से 2030 तक, आप बोल रहे हो कि 50% हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो कैसे भारत सरकार इन सब चीजों को करेगी। वही चीज होती है ना कि हम लोग बेबी स्टेप लेंगे तभी जाके आगे एक बड़ा टारगेट पूरा हो पाएगा। वो चीज यहां पर आपको बजट में भी देखने को मिलेगी। अब जिस तरीके से अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जो बजट आया है उसमें से सरकार के 7 मेन टारगेट हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, मतलब कि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, अवसंरचना, और यहां पर आप देखोगे हरित विकास को लेके यहां पे चर्चा की जा रही है, जिसका मेन फोकस आज की बिग न्यूज में रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पंचमित्रा जो टारगेट था, उसके बाद कॉप 27 की अगर बात करते हैं तो यहां पर लो एमिशंस, कार्बन न्यूट्रल बाई 2070, ये जो टारगेट हमने सेट करे हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें अभी से प्रयास करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। जिस तरीके से आप देखोगे यहां पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी बात करी गई थी, ठीक है, जिसको अभी हाल ही में सरकार ने लॉन्च कराया। आप यहां देख पा रहे हो, टोटल 19,000 करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम है। इसका जो बाइफरकेशन है इस पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, ये मिशन क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, सब मैंने आपको टू द पॉइंट इस वीडियो में समझाया हुआ है। यहां पर सबसे पहला उदाहरण तो आपको यही देखने को मिल जाएगा कि बजट आने से पहले ही इस चीज को हमने स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ साथ आप देखोगे यहां पर कि हमें अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है इसको भी यहां पर 3 गुना बढ़ाना है 2032 तक। अब इस न्यूक्लियर कैपेसिटी से भी हम जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, उसको पूरी करेंगे। इसी के साथ साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग का भी हमारा टारगेट कितना हो गया है, 2025 तक हमको 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। यहीं पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी ऊपर सरकार का फोकस है। सबसे ज्यादा यहां पर प्राइमरी टारगेट रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो ये सारे जो हमारे टारगेट्स हैं, इन्हीं को पूरा करने के लिए हमें इस बजट को इसी तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा, और वो बाखूबी यहां पर दिखाया जा रहा है। देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है तो आपको पता है ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन। यानी कि जो अभी हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे काम कर रहे हैं वो किस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में हम स्विच कर सकते हैं, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो उसके लिए यहां पर 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया है। उसी के साथ साथ आप देखो, एनर्जी के स्टोरेज की भी बहुत आवश्यकता है। क्यों? देखिए भाई, सोलर एनर्जी जो है वो दिन में तो काम कर रही है। अब वो जो एनर्जी सोलर से हमें प्राप्त हो रही है उसको हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होंगी, जहां पर हम लोग बैटरी की बात करेंगे। इसी के साथ साथ जब हम लोग लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं, या यहां पर जो हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर ये भी सब इलेक्ट्रिक होने जा रहे हैं, तो उसमें भी हमें बैटरी की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए यहां पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहीं पर आप देखोगे 4000 MWH की जो क्षमता है उसको हमें विकसित करना है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट की योजना है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से करी जाएगी। अब ये क्या होता है, अब मान लीजिए सरकार कोई योजना बनाती है, ठीक है, वो योजना है 30 करोड़ के आसपास की। अब कोई भी प्राइवेट प्लेयर है वो चाहता है कि इस योजना को स्टार्ट करना, तो अभी वो क्या करेगा, बट उसके पास 30 करोड़ नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्या
वो मान लो सरकार के पास जाएगा, बोलेगा भैया देखिए ये 30 करोड़ का जो आपका प्लान है, मेरे पास मान लीजिए 25 करोड़ रुपए हैं, तो सरकार यहां पर क्या करेगी, 5 करोड़ रुपए इनको एज ए ग्रांट के तौर पे देगी। ठीक है, लोन या यहां पे ऋण नहीं होता है, ये ग्रांट यानी कि अनुदान होता है। तो इस 5 करोड़ को क्या बोलते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो अब क्या होगा, सरकार ने जो ये योजना बनाई है उसमें एक इन्वेस्टमेंट भी सरकार को मिलेगा, प्लस इसके अलावा जो यहां पर जिस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो योजना है उसका भी क्रियान्वयन हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे यहां पर कुछ प्रोग्राम्स इस बजट में स्टार्ट करे गए हैं और कुछ पहले के प्रोग्राम्स हैं जिस पर फंडिंग सरकार ने करी है। हरित ऋण कार्यक्रम करेंगे तो यहां पर भी सरकार ने बोला हुआ है, इसमें भी ये क्या करेंगे, यहां पर इंसेंटिव देने की बात हो रही है। अब कोई भी प्राइवेट प्लेयर है, उसकी कोई जमीन है, अब उस जमीन का कोई यूज नहीं होता है, खाली पड़ी हुई है, तो उस पर बेसिकली क्या होगा कि पेड़ लगाने होंगे, और पेड़ लगाने के बाद 3 वर्ष जब हो जाएंगे, जब वो सारे पेड़ बड़े हो जाएंगे, उसके बाद वही प्राइवेट प्लेयर अपनी इस जमीन को सरकार को बेच सकता है, जिसके एवज में सरकार इसको इसका पैसा देगी। तो इससे क्या है, सरकार का जो लक्ष्य है कि हमें इतना ट्री कवर चाहिए, तो वो भी मिल रहा है। दूसरा, यहां पर एक कार्बन सिंक जनरेट हो रहा है जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में सहायक होगा। इसी तरीके से देखोगे आप, पीएम प्रणाम योजना अभी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर है, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर, इसको क्या करना है, धीरे धीरे किसानों से अपील करी जा रही है, इसको क्या करें, इसको कम करें, और एक समय आएगा तब इसको खत्म करेंगे। इससे देखिए दो फायदे हैं, एक तो जब केमिकल फर्टिलाइजर हमारे जो मृदा है उसमें पड़ता है तो मृदा को भी क्षरण करता है, दूसरा यहां पर हमें केमिकल फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी देनी पड़ती है, तो इस सब्सिडी में सरकार का एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है। अब हम बाहर से, चूंकि फर्टिलाइजर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एनपीके की बात करें तो वो हम बाहर से आयात करते हैं। ठीक है, तो अब आयात करने में यहां पे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी खर्च होता है, तो उस कारण से पीएम प्रणाम योजना को स्टार्ट किया। गोबर धन की बात करेंगे तो यहां पर देखिए 500 नए अवशिष्ट से यानी गार्बेज से इनकम की बात करी जा रही है। तो गोवर्धन भी आपको पता होना चाहिए, बेसिकली इसके भी दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो गांव हैं, ठीक है, उनको यहां पर स्वच्छ बनाने की बात करी जा रही है। दूसरा, जो गांव में जैविक अपशिष्ट होता है, जो बायो गार्बेज होता है ना, तो जैविक अपशिष्ट से किस तरीके से सीएनजी को कन्वर्ट करा जाएगा। तो एक प्लांट है, अब गांव वाले जो हैं वो अपना गोबर या जो भी जैविक अपशिष्ट है इस प्लांट के पास लाएंगे, जिससे सरकार इनको पैसा भी देगी, तो इनकी आमदनी भी हो रही है। दूसरा, यहां पर इस अपशिष्ट का यूज कर दिया जाएगा सीएनजी बनाने में, तो अब सीएनजी बनाने का एक और विकल्प मिल गया, जिससे मार्केट में सीएनजी की वैल्यू को भी क्या है, वो सस्ता करा जाएगा। तो देखिए कितने सारे फायदे हैं इस एक योजना के अंतर्गत। इसी प्रकार मिष्टी योजना इस बजट में स्टार्ट करी गई है, तो यहां पर जो मैंग्रोव हैं उनके पौधारोपण यानी प्लांटेशन की बात करी जा रही है। जितने हमारे तटीय प्रदेश जहां पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, तो इस मैप में आप देख पा रहे हैं ये जो हमारे तटीय प्रदेश हैं यहां पे मैंग्रोव पाया जाता है। ठीक है, तो इन प्रदेशों में मैंग्रोव जहां जहां पर उसकी पॉपुलेशन घटी है वहां पर हमें प्लांटेशन करके मैंग्रोव को बढ़ाना है। दूसरा, आप देखोगे अमृत धरोहर को भी स्टार्ट करा गया है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, आर्द्र भूमियां होती हैं, तो अब हमको पता है आर्द्र भूमि जो होती है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस वहां के जो आसपास लोग रहते हैं उनकी आय या आमदनी भी उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और इसी के साथ साथ हमें जो वेटलैंड है इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका प्रिजर्व भी कर सकते हैं, इनका संरक्षण भी कर सकते हैं। तो एक पंथ तीन काज वाली बात हो जाएगी। इतने तरीकों से हम अमृत धरोहर को इस्तेमाल करेंगे। अब देखोगे यहां पर वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में भी चर्चा हुई है, तो इसमें आपको पता है ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी, तो इसका भी उद्देश्य क्या था, पर्यावरण को सुरक्षित करना, उसको संरक्षित करना। कैसे, देखिए एक चीज इसमें समझिए, कोई भी यहां पर कॉमर्शियल व्हीकल की बात होगी तो 15 इयर्स, प्राइवेट व्हीकल है तो 20 इयर्स। अगर इतनी उम्र पुरानी कोई गाड़ी हो गई है तो उसको यहां पर स्क्रैप करा जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। देखिए इसके फायदे क्या हैं, एक तो जब आप नई गाड़ी खरीदोगे ना, 15 साल पुरानी गाड़ी बेचोगे तो जाहिर सी बात है उस गाड़ी का जो एवरेज होगा, जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो कम हो चुकी होगी। अब आप नई कार लेंगे तो उसका एवरेज भी अच्छा होगा। तो पहली चीज तो है कि जो फ्यूल है उसका खपत कम होगी, खपत कम हो रही है तो जेब पे असर कम पड़ेगा। दूसरा, जो पुरानी गाड़ियां होती हैं अब उनके इंजन काफी पुराने हो जाते हैं तो उनसे पॉल्यूशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब आप नई कार लेंगे तो उससे पॉल्यूशन जो है वो भी एमिट कम होगा। इसी के साथ साथ अब जब नई कार की डिमांड बढ़ेगी तो जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऐसा बोला जाता है कि 10 लाख करोड़ रुपए का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये अपना ग्रोथ यहां पर कर सकती है। अब जितनी न्यू कार्स बनेंगी तो इसको कार को बनाने के लिए यहां पर आदमियों की आवश्यकता होगी, तो एक तरीके से देखोगे आप तो रोजगार भी यहां पर इनक्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा।
तो इतने सारे फायदे हैं इस वाहन स्क्रैपिंग नीति के। तो ओवरऑल अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे बजट में जो हरित इनिशिएटिव की बात हो रही है, तो हरित विकास को लेकर ये सारी जो योजनाएं हैं मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बता दी हैं। अब मेंस आंसर राइटिंग में ना इस तरीके का प्रश्न आता है कि हमारा बजट किस तरीके से प्रासंगिक था आज की क्लाइमेट चेंज में, जिस तरीके से जो दूसरे देश हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं, तो भारत के क्या क्या योगदान है, तो इसमें आप हर एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए, अब चूंकि पर्यावरण को लेके यहां पर चर्चा हुई है, तो मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं, दोनों ही पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एमएसपी, ये क्या है? और गैस हाइड्रेट्स, ये क्या होते हैं? कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर जरूर करिएगा। तो आज के द बिग न्यूज में इतना ही रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी बिग न्यूज के नए सत्र में एक नए बर्निंग टॉपिक के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।